जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड अच्छे हैं इवनिंग। सर। आप कैसे हैं सर? अरे बड़े दिनों बाद दर्शन दिए भाई। सर कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। जी सर। जी देखिए, कल की क्लास में हम 307 सीआरपीसी तक देख चुके हैं और आज हम 308 सेक्शन पढ़ेंगे। तो 307 और 306 में हमने क्या पढ़ा है कल्पना? सर 306 में सर अपराधी को क्षमादान की शक्ति क्षमादान बताया गया और 307 में उसकी शक्ति बताई गई है। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए, अब सेक्शन 308 बात कर रहा है ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन। देखिए, एक अवस्था तो ये होगी कि जिसे हमने क्षमादान दिया उसने क्षमादान की सभी शर्तों का पालन किया और क्षमादान की शर्तों के अनुसार उसने अपना बयान दे दिया, जिससे कि जो एक्यूज थे बाकी वो कन्विक्टेड हो गए। जो भी हुआ रिजल्ट, पर उसने अपनी अपनी जो क्षमादान की उसकी कंडीशंस थी उनका अनुपालन जो है वो शब्द से किया। लेकिन 308 उस कंडीशन के विषय में बात कर रहा है कि यदि क्षमा की शर्तों का जो वो सह अपराधी है जिसको 306 में और 307 में क्षमा दी गई थी, यदि उसने अपनी उन शर्तों का पालन नहीं किया जिन कंडीशंस पे उसे क्षमा प्रदान की गई थी, तो 308 ये कहता है कि उसका जो है फिर विचारण किया जा सकता है। ये कह रहा वेयर in regard to a person who has accepted a tender of pardon made under section 306 or 307, the public prosecutor certifies that in his opinion such person has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the condition on which the tender was made. Such person may be tried for the offence in respect of which the pardon was so tendered, or for any other offence of which he appears to have been guilty in connection with the same matter, and also for the offence of giving false evidence. और इसका प्रोविजो भी कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी ऑफ द अदर एक्यूज्ड। और अगला प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड नथिंग कंटेंट इन सेक्शन 195 और सेक्शन 340 शैल अप्लाई टू द दैट ऑफेंस। ठीक है, तो उपधारा 1 इसकी बात कर रही है 308 की कि जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने 306 या 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है और उसके विषय में लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया जिस पर क्षमादान किया गया था, तो वहां ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके बारे में ऐसे क्षमादान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए, ठीक है, जिसका वह उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसे हमने क्षमादान 306 और 307 में पढ़ के आए हैं और वो क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, तो 308 पिक्चर में आएगी। अगर उसने क्षमादान की शर्तों का पालन कर दिया तो 308 की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। 308 केवल उस परिस्थिति में पिक्चर में आएगा जब वो अपनी शर्तों का उन शर्तों का उल्लंघन करे जिन शर्तों पर उसे क्षमादान दिया गया था। और वहाँ क्या किया जा सकता है ये देखा जाएगा। कौन प्रमाणित करेगा कि इसने क्षमादान का पालन किया नहीं किया? लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, लिखित में लिख के देगा कि ये सर्टिफाई किया जाता है कि इस बंदे ने जिस व्यक्ति को, जिस सह अपराधी को जिन शर्तों पर क्षमादान दिया गया था, या तो इसने बहुत कोई अति आवश्यक फैक्ट को जानबूझकर छिपाया है या फिर कोई मिथ्या साक्ष्य दिया है, उसके अलावा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट दिया है या फिर कोई फॉल्स एविडेंस दी है। तो वैसी अवस्था में उस व्यक्ति को
दोबारा उसी अपराध के लिए या फिर कोई अन्य अपराध भी किया जाना यदि प्रतीत होता है तो उसके लिए भी, और एक अलग से मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी उसका अलग से विचारण किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके प्रोविजो कह रहे हैं कि परंतु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्ततः नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसका विचारण जो है वो फिर पृथक किया जाएगा, सेपरेटली किया जाएगा, उन लोगों के साथ उसका विचारण नहीं किया जाएगा। और अगला प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यह और की मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा और धारा 195 या धारा 340 की कोई बात उस अपराध को लागू न होगी। तो अगर उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने का कोई बात लागू की जानी है, कोई अपराध उस पर साबित करना है, तो वैसे करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी उस पर मिथ्या साक्ष्य वाला मामला चलाया जा सकेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, उपधारा 2 कह रही है कि एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 और बाय अ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 और सेक्शन 306 में बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एट सच ट्रायल। और वो कह रहा है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया और धारा 164 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या 306 की उपधारा 4 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। जो कथन उसने वहाँ 164 में किया था या फिर इसकी धारा 306 की उपधारा 4 में कोई उसका कथन रिकॉर्ड किया था, तो 308 की अवस्था में उसका वो बयान उसके खिलाफ पढ़ा जा सकता है। क्लियर है? उपधारा 3 कह रही है कि एट सच ट्रायल द एक्यूज्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू प्लीड दैट ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन अपॉन विच सच टेंडर वाज मेड, इन विच केस इट शैल बी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द कंडीशन हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद। उपधारा 3 कह रही है कि ऐसे विचारण में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया है जिन पर उसे क्षमादान दिया गया था, और तब तक यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है। तो उसको ये राइट होगा कि वो ये कहे कोर्ट के सामने कि सर मैंने तो जिन शर्तों पर मुझे क्षमादान प्रदान किया गया था, मैंने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया उसको। तो ऐसा कहने पर क्या होगा? प्रोसिक्यूशन के पाले में गेंद चली जाएगी। प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि शर्तों का पालन विधिवत नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? यस। सबसेक्शन 4 कह रहा है एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल, इफ इट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन, बिफोर द चार्ज इज रेड आउट एंड एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज्ड, बी if it is the court of a magistrate, before the evidence of the witnesses for the prosecution is taken, ask the accused whether he pleads that he has complied with the conditions on which the tender of pardon was made। तो 4 कह रहा है कि ऐसे विचारण में के समय न्यायालय, यदि वह सेशन न्यायालय है, तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पूर्व, और यदि वह मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे क्षमादान दिया गया था। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट पूछेगा, क्योंकि यहाँ उपधारा 4 की शुरुआत में आ रहा था कोर्ट शैल, तो कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड हेयर। यदि वो सेशन न्यायालय है तो वो आरोप विवेचना करने से पहले पूछेगा, और यदि मजिस्ट्रेट न्यायालय है तो वो विटनेसेस की गवाही होने से पहले पूछेगा कि भाई आपके ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा है कि आपने जो शर्तें थी टेंडर ऑफ पार्डन की उनका पालन नहीं किया है, आपका क्या कहना है? क्या आप ये प्ली ऑफ गिल्टी करते हैं, इस बात की आप स्वीकार करते हैं? तो वो कहेगा, वो जो भी कहे, वो ये भी कह सकता है हाँ, और वो ना भी कर सकता है। ठीक है? वो तो सर बी वाली जो बात है, बी वाली में एक मिनट में जो मजिस्ट्रेट सामने है, तो चार्ज तो यहाँ भी बनने के बाद भी पूछा जा सकता है। यहाँ कह रहा है कि यदि वह मजिस्ट्रेट न्यायालय तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व, और सेशन न्यायालय में है तो वहां कहा जा रहा है कि आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पूर्व। ए और बी ये 2 अवस्थाएं बताई हैं।
ठीक है सर एक हाँ जी क्वेरी है जी जैसे ये सिचुएशन तो सिमिलर है कि चार्ज फ्रेम होना है, उसमें कंटेंट्स वो होते हैं कि अपॉन द चार्जशीट भाई आपके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिला इस पर आप प्लेड गिल्टी करते हो नॉट। इसमें ये है कि भाई जो जिस कंडीशंस पे आपको पार्डन क्षमादान किया गया था whether the conditions will fulfill or not, you complied it or ठीक है, not इस बारे हाँ जी इस बारे आपको अपना अपराध यानी कि दोबारा से जुर्म कबूल करना है कि ठीक है जी मैंने क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया या मैंने किया था। बिल्कुल ये देखो उपधारा 3 स्पष्ट यही तो बात कह रही है। उपधारा 3 में क्या पढ़ के आए हैं, वो कह रहा है एट सच ट्रायल द एक्यूज्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू प्लीड दैट ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस। हाँ सर हाँ लेकिन जो ये 4 का बी है ना सर तो ये भी वो स्टेज तो वो भी अभियोजन का साक्ष्य ले जाने से पूर्व का मतलब वही है कि एट द टाइम ऑफ चार्ज। बस 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 बिल्कुल थोड़ा सा घुमा दिया है बस। बस ये कंफ्यूज कर रहा था जी जी द नंबर 5 सबसेक्शन 5 कह रहा है इफ द एक्यूज्ड डज सो प्लीड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड प्रोसीड विद द ट्रायल एंड इट शैल बिफोर पासिंग जजमेंट इन द केस फाइंड वेदर और नॉट the accused has complied with the conditions of the pardon, and if it finds that he has so complied, it shall, notwithstanding anything contained in this code, pass judgment of acquittal। और ये कह रहा कि यदि अभियुक्त ऐसा अभियोचन करता है तो न्यायालय उस अभिभाग को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा और वह मामले में निर्णय देने के पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है या नहीं, और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने ऐसा पालन किया है तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी दोष मुक्ति का निर्णय देगा। किसकी दोष मुक्ति? उस व्यक्ति की जिसे क्षमादान दिया था। ठीक है, कोर्ट कहेगा नहीं यार तुम बेकार इस पे बेचारे पे झूठा आरोप लगा रहे हो, इसने तो अपनी जो शर्तें थी सारी शर्तों का पालन किया है। तो चूंकि उसको क्षमादान एक्विटल की शर्त पे तो मिलता है ना, तो फिर उसको एक्विटल पार्ट था ना बी पार्ट में, इसलिए मजिस्ट्रेट से ये कहा गया कि अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिनमें चार्ज आवश्यक नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ ये है बिल्कुल दोनों परिस्थितियां हैं, है ना जी। 308 क्लियर है भाई, आगे बढ़े। सेक्शन 309 पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। ये कह रहा है कि इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल द विटनेसेस in attendance have been examined unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded। ये कह रहा है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्रवाइयाँ सभी उपस्थित साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। सामान्य रूल तो ये है, 309 की उपधारा ये कह रही है। ठीक है, ये कहती है कि डे टू डे हियरिंग करो, लेकिन चूंकि अदालतों पे बोझ इतना है कि वो डे टू डे अगर सारे केस लगाने लगे तो मामला डिस हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन द इंक्वायरी और ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए बी 376 बी सी डी, सेक्शन 376 डी ए और सेक्शन 376 डी बी, ये आप इसके रेप के डिफरेंट सेक्शन यहाँ सब बताए गए हैं। ठीक है, ऑफ द इंडियन पिनल कोड द इंक्वायरी और ट्रायल शेल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। तो यहाँ 60 दिनों के अंदर कह रहा है कि आरोप पत्र दाखिल हो जाने के 60 दिनों के अंदर उसका विचारण जो है, जांच या विचारण कंप्लीट की जानी चाहिए। ये मैंडेटरी वर्जन है, यहाँ सेल आया हुआ है। ठीक है, कल्पना क्लियर है भाई? जी सर। चलिए, सब सेक्शन 2 कह रहा है 309 का, if the court after taking cognizance of an offence or commencement of trial finds it's necessary or advisable to postpone the commencement of or adjourn any inquiry or trial
it may from time to time, for reasons to be recorded, postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable, and may by a warrant remand the accused if in custody. और इसका प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो मैजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन एक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 15 days एट ए टाइम। और कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन विटनेसेस आर इन अटेंडेंस नो एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट शैल बी ग्रांटेड विदाउट एग्जामिनिंग देम एक्सेप्ट फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। उपधारा 2 कह रही है कि यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना मुलतवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए, तो वह समय समय पर ऐसे कारणों से उल्लेखबद्ध किए जाएंगे। उन कारणों को आपको लिखित में रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा। ऐसे निबंधनों पर जैसे वह ठीक समझे उतने समय के लिए जितना वह उचित समझे उसे मुलतवी या स्थगित कर सकता है, और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे वारंट द्वारा प्रतिप्रेषित कर सकता है। प्रतिप्रेषित का मतलब क्या है? रिमांड। परंतु कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित ना करेगा। तो आपने देखा होगा जो जिन मामलों में एक्यूज जेल के अंदर होता है तो वहाँ जो डेट लगाई जाती है वो 14 दिन से कम की डेट लगाई जाती है। ठीक है, अधिकतम 15 दिन है तो 15 को भी वो 14 ही मान के चलते हैं, तो 14 दिन से अधिक की डेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ ये लगा हुआ है, बार लगा हुआ है कि आप उस एक्यूज को एक बार में 15 दिन से अधिक के लिए रिमांड पे नहीं भेजेंगे। क्लियर है मुगले आजम? यस सर। वो तो सर उसमें 167(2) में भी है, 57 CRPC में भी है। वो 167(2) वाली कहानी तो जो है वो कौन सी है? वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वाली कहानी है सर। वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट वाली। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वाली रिमांड है। 57 पे भी ना सर वो 15। हाँ, वही बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ भी लगा रखा है उन्होंने। दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ अभी आरोप पत्र न्यायालय के सामने नहीं है। आरोप पत्र आने के बाद जो रिमांड बनेगा वो 309 में बनेगा। जो वारंट बनेगा वो 309 में बनेगा फिर। ठीक है ना। 167(2) में तो हम पढ़ के आए हैं, वहाँ 90 दिन और 60 दिन की अवस्था है, और उसमें ये है वो डिफॉल्ट बेल के लिए सर। हाँ, वो डिफॉल्ट बेल है। 57 CRPC में है ना सर, रिमांड जो है वो नॉट मोर देन 15 days। हाँ, जहाँ 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी ना की जा सके तो वहाँ की अवस्था है। ठीक है। और अगला प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यह और कि वे जब साक्षी हाजिर हो तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुलतवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना जो लेखबद्ध किए जाएंगे नहीं दी जाएगी। यदि कोई साक्षी आया हुआ है तो साक्षी आने की अवस्था में कोई एडजर्नमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई अति विशेष कारण ना हो। आपने देखा भी होगा कि अगर आप मान लीजिए कई बार किसी मामले में विटनेस आया हुआ है तो कोर्ट आपसे क्या कहती है कि इन चीफ आप पूरा करा लीजिए, भले ही 2 सवाल पूछ के आप इसे कंटिन्यू करा लीजिए। ये होता है ना, क्रॉस रेफर करा लेते हैं बस। तो वो इस शर्त का पालन हो जाता है कि देखो विटनेस आया और विटनेस आने की अवस्था में विटनेस रिकॉर्ड हुआ, उस पर एडजर्नमेंट नहीं कोर्ट ने दिया, और दोनों पक्षों की शांति हो जाती है। अभियुक्त पक्ष की आत्मा को भी शांति मिल जाती है कि भाई तुझे डेट मिल गई अगली, है ना। आगे है इसका, ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ओनली ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज पर्सन टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। और ये कह रहा है कि परंतु यह भी कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दंडादेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने में समर्थ बनाए। जी, ये क्या कह रहा है भाई उपधारा? इसमें ये अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट है कब का? दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1978 की धारा 24 के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जो ये अमेंडमेंट है इस धारा में 309 में,
ये कह रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ओनली ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज पर्सन टू शो कोज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। परंतु यह कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित दंडादेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने में समर्थ बनाए। ये क्या कह रहा है अमित यहाँ पे? सर ये एडजोर्नमेंट के बारे में बात करता है कि भाई कोई ऐसा उसका पर्पज नहीं हो कि ताकि कह देता ना कि ये केवल डिले करने के लिए है या कोई एडजोर्नमेंट इस पर्पज के लिए दे रहे हो। मतलब जो प्रस्तावित दंडादेश है उसके विरुद्ध कोई हेतु कोई कॉज उसे दर्शित करने का समय ना मिले, जी। इसलिए उसको कोई एडजर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। और आगे इसमें एक और अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट 2008 का है, जो ये भी प्रोविज़ो है। ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसिस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। वो कह रहा है कि कोई स्थगन किसी पक्षकार की प्रार्थना पर उन परिस्थितियों के सिवाय मंजूर नहीं की जाएगी जो उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हो। भाई पक्षकार के नियंत्रण से परे कोई परिस्थिति हो तो केवल उस परिस्थिति को डिस्कस किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा, केवल उस पर ही स्थगन दिया जाएगा। किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए जो उसके कब्जे के बाहर की चीज़ ना हो उसके लिए कोई एडजर्नमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। और बी कह रहा है द फैक्ट दैट द प्लीडर ऑफ ए पार्टी इज इंगेज इन अनदर कोर्ट शैल नॉट बी ए ग्राउंड फॉर एडजर्नमेंट। और ये कह रहा है कि यह तथ्य कि किसी पक्षकार का प्लीडर किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है स्थगन का आधार नहीं होगा। ये बहुत सामान्य सा एक मतलब कि आधार लिया जाता है कि सर वकील साहब दूसरी कोर्ट में बिजी हैं, तो केवल इस आधार पर कोई कोर्ट एडजर्नमेंट दे हैं लिया जाता है। हाँ कि सर वो तो वहाँ बड़े जज साहब के यहाँ, मतलब छोटे मजिस्ट्रेट को तो इतना बता के डरा लेते हैं कि जी वो सेशन में बेल लगी हुई है, बड़े जज साहब के यहाँ है, तो वो बड़े जज साहब के यहाँ है तो छोटे जज साहब ऐसे ही कीप मम हो जाते हैं। लेकिन सर एडजर्नमेंट तो इसी ग्राउंड पे ज़्यादा मिलती है। ये इस चीज़ को तोड़ने के लिए ही अमेंडमेंट 2008 में लाया गया था, है ना। सी ये कह रहा वेयर अ विटनेस इज प्रेजेंट इन कोर्ट बट अ पार्टी ऑफ हिज प्लेडर इज नॉट प्रेजेंट और द पार्टी और हिज प्लेडर थ्रू दो प्रेजेंट इन कोर्ट इज नॉट रेडी टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट record the statement of the witness and pass such orders as it thinks fit, dispensing with the examination in chief or cross examination of the witness as the case may be। तो ये कह रहा है कि जहाँ कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु पक्षकार या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है, या पक्षकार या उसका प्लीडर यद्यपि कि न्यायालय में उपस्थित हैं साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, तब न्यायालय यदि उचित समझता है तो साक्षी का कथन लेखबद्ध कर सकेगा और साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रति परीक्षा यथास्थिति से अभिमुक्त करते हुए ऐसा आदेश पारित कर देगा जैसा वह उचित समझे। कई बार आपने देखा होगा कि उसका एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके लिए उसकी जो क्रॉस नील कर दिया जाता है, जिरह का अवसर समाप्त कर दिया जाता है, फिर बाद में उसे रिकॉल कराते घूमते हैं, है ना। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है कि इफ सफिशिएंट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड टू रेज अ सस्पिशन दैट द अक्यूज्ड मे हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स लाइकली दैट फर्दर एविडेंस मे बी ऑब्टेन्ड बाय अ रिमांड, दिस इज अ रीजनेबल कॉज फॉर ए रिमांड। ये कह रहा है यदि यह संदेह करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यह संभाव्य प्रतीत होता है कि प्रतिप्रश्न करने पर अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, तो यह प्रतिप्रश्न के लिए उचित कारण होगा। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है द टर्म्स ऑन विच एन एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट मे बी ग्रांटेड इंक्लूड इन अप्रोप्रिएट केसेस द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड। और स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि जिन निबंधनों पर कोई स्थगन या मुलतवी करना मंजूर किया जाता है उनके अंतर्गत समुचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा खर्चों का दिया जाना भी है। तो कई बार कॉस्ट कर देती है कोर्ट, होता है ना।
कि चलिए आपका एडजर्नमेंट तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है जो गवाह आया हुआ है या एक्यूज का जिसका भी मतलब अगर कोई भी पक्षकार है उसमें एडजर्नमेंट किसी भी तरफ से आ सकता है ना, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आ सकता है और वो एक्यूज की तरफ से भी आ सकता है। तो ऐसी अवस्था में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 309 का ये कहता है कि कोर्ट हैज़ राइट टू इम्पोज कोस्ट, उसके लिए वो सशर्त जो है आदेश किया जा सकता है, कोस्ट लगाई जा सकती है। जी क्लियर है। अब सेक्शन 310 कह रहा है लोकल इंस्पेक्शन, स्थानीय निरीक्षण की बात करता है 310। ये कह रहा है एनी जज और मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग आफ्टर ड्यू नोटिस टू द पार्टीज visit and inspect any place in which an offence is alleged to have been committed or any other place which it is in his opinion necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence given at such inquiry or trial, and shall without unnecessary delay record a memorandum of any relevant facts observed at such inspection। देखिए 310 में ये न्यायालय को, मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो चाहे तो किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में जो है वो मौका वारदात का निरीक्षण कर सकता है। स्थलीय निरीक्षण की पावर है यहाँ। हालांकि इस धारा का उपयोग होते हुए हमने कभी देखा नहीं है कि जज साहब जा रहे हो कहीं निरीक्षण के लिए, है ना। तो उपधारा 310 का इसकी उपधारा 1 समझ आई। कल्पना क्या कहती है? कल्पना जी सर। उपधारा 1 310 की क्या बता रही है, क्या समझ आया आपको? सर हमें कुछ खास नहीं आया। एनू आपका ध्यान नहीं है क्लास में? कल्पना जी सर। कहीं ध्यान भंग हो रहा है? 310 तो बड़ी इजी सी बात बता रहा है। 310 ने ये बताया। हाँ आपने सर इतना बताया कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच इंचार्ज के स्थान पर मतलब निरीक्षण करेगा। हाँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा है भाई। वो ये उसको राइट है कि जिस मामले की वो सुनवाई कर रहा है, तो 310 की उपधारा 1 ये कहती है कि वो उसको भाई मान लीजिए आप जज हैं किसी मसले के, सुनिए समझ लीजिए, आप अपने आप को जज के स्थान पर रख के सोचें और आपको सुनवाई के दौरान ये प्रतीत होता है कि यार जो मतलब मैं यहाँ पत्रावली पे नक्शा नजरी भी है, सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मुझे स्थलीय निरीक्षण करने की अगर आप आवश्यकता महसूस करते हैं तो 310 की उपधारा 1 आपको राइट प्रदान करती है कि आप दोनों पार्टीज को नोटिस दें, प्रोसिक्यूशन को भी डिफेंस को भी, और बताएं कि भाई मैं इस समय फला समय वहाँ मौके पे जो है स्थलीय निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो 310 की उपधारा 1 जो है एम्पावर्ड करती है न्यायालय को। क्यों शाहरुख, समझ आया भाई? मुझे लगा कि कुछ विशेष होगा। नहीं कुछ वो भी आप पूछ रहे हैं आप? ना मैं केवल 310 की उपधारा 1 पूछ रहा था। हाँ शाहरुख क्लियर है? समझ आ गया सर। समझ आ गया। देखो आपको मिल गई थी क्लास की वीडियो, मिल गई थी फिर आपको? हाँ सर मिल गई थी सर। यूट्यूब पे चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लिया आपने? हाँ सर कर लिया सर। हाँ तो ठीक है। अब उपधारा 2 कहती है इसकी कि सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड इन इफ प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड और एनी अदर पार्टी टू द केस सो डिजायर्स ए कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम शैल बी फर्निश्ड टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो कह रहा है कि जो मेमोरेंडम तैयार किया, मेमोरेंडम तैयार करने की बात उपधारा 1 में बताई है कि ऐसे स्थलीय निरीक्षण का एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे जज साहब और वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। और उपधारा 2 कह रही है कि ऐसा ज्ञापन मेमोरेंडम को कहा गया है हिंदी में, कह रहा है कि ऐसा ज्ञापन मामले के अभिलेख का भाग होगा, वो उसका पार्ट बनेगा, जो अभिलेख जो रिकॉर्ड पत्रावली का भाग बनेगा। और अभियोजक, परिवादी या अभियुक्त या मामले का अन्य कोई पक्षकार ऐसा चाहे तो उसे ज्ञापन की प्रतिलिपि फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क दी जाएगी, उससे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी उसकी कॉपी लेने के लिए। 310 में जो मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है जज साहब के द्वारा, तो उसकी प्रति जो है उस मामले का कोई भी पक्षकार, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे वो डिफेंस हो, वो उसकी प्रति जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मांगने के लिए 310 की उपधारा 2 में उसे ये अधिकार दिया गया है कि वो उसको
बिना किसी काहे के पोस्ट के। हाँ, पोस्ट नहीं दें। सामान्यतः जब हम किसी कागज की प्रतिलिपि मांगते हैं रिकॉर्ड से, तो हमें उसके लिए कोर्ट फी लगानी पड़ती है, तब उसको नकल विभाग से नकल जारी की जाती है उसकी। लेकिन यहाँ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ठीक है, चार्जशीट से पहले भी सर जो एक्यूज को सप्लाई होती है, हाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। एक चीज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जब किसी को गिल्टी होल्ड करके उसे सेंटेंस दिया जाता है, सज़ा दी जाती है, तो सज़ा की जो प्रति है वो भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है। सेक्शन 311 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए सेक्शन 311। वैसे तो सीआरपीसी के जितने पोर्शन हम पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन 311 अति महत्वपूर्ण में आता है। इस पर सवाल कई बार मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। ये कह रहा है पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति 311 में है भैया सीआरपीसी। ये बड़ी जादुई धारा है। क्या कहती है? एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, किसी भी प्रक्रम में एनी स्टेज आ गया है, ठीक है, अंडर दिस कोड समन एनी पर्सन एज ए विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड एज ए विटनेस और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड एंड द कोर्ट शेल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी सच पर्सन इफ his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। लेकिन न्यायालय का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो उसका उद्देश्य ये है कि जो उसके सामने पत्रावली आई है उसमें जो वो निर्णय देना चाह रहा है वो निर्णय जस्ट होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए उसके निर्णय से। तो ऐसी अवस्था में 311 जो है ये एम्पावर्ड करता है कोर्ट को कि वो कोई न्यायालय संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी प्रक्रम क्या है, वो निर्णय देने से पहले पहले सारे प्रक्रम हैं, कहीं भी बुला सकता है। किसे बुला सकता है? किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है। समन आप उसे करेंगे जो आपके सामने मौजूद नहीं है, भाई उसे तो समन करते हैं आप, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो। अगर वो कोर्ट में ही हाजिर है तो उसे वहीं पकड़ के 311 में बयान दर्ज कर सकता है उसका कि आ जा। उसे समन करने की आवश्यकता है, जो सामने ही खड़ा हुआ है उसे समन थोड़ी किया जाएगा फिर, ठीक है, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, मतलब कि बिना समन किए भी वो कोर्ट में हाजिर है किन्हीं कारणों से, और कोर्ट को लगता है हाँ ये मटेरियल एविडेंस इसके पास है, न्याय करने की दृष्टि से इसका बयान अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा कर सकता है। किसी व्यक्ति की जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है उसे पुनः बुला सकता है। भाई री एग्जामिन के लिए भी बुलाया जाता है ना। किसी का बयान हो गया, बयान होने के बाद उसको दोबारा आवश्यकता महसूस हो रही है कोर्ट को, तो दोबारा उसको रिकॉल कर सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए, देखिए मेन उद्देश्य क्या है? न्याय संगत विनिश्चय। आपके सामने जो पत्रावली है उसका न्याय संगत विनिश्चय हो, ये कोर्ट का मोटो होना चाहिए। तो उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। ये 311 का मर्म है। शाहरुख, कुछ समझ आया भाई? शाहरुख, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज़ आ रही है भाई? कल्पना, एनू, एनू? यस आ रही है सर। जी सर। एनू अपना माइक खोलिए। 311 क्या समझ में आया? हाँ 311 एक बार बता दीजिए आप। नेटवर्क इशू की वजह से शायद एनू की आवाज़ इधर नहीं आ रही है। माइक तो उन्होंने खोला है अपना, उनकी आवाज़ इधर नहीं आ पा रही है। तो 311 आई थिंक आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा उन्होंने सर एक
जनरली, हाँ बताइए बताइए। जैसे हम जनरली देखते हैं कि जैसे सपोज करो अगर हम प्रोसिक्यूशन की साइड से हैं तो 311 की एप्लीकेशन मूव करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम मूव कराते हैं। ठीक। और अगर हम एक्यूज की साइड से हैं तो एक्यूज के बिहाफ पे कि एज ए डिटर्मिनेशन किसको बुलाना जरूरी है। तो सर क्या वेदर द मजिस्ट्रेट को इसमें सुमो तो ले सकता है, सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता है किसी को गवाह बुलाने के लिए? देखिए इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारण अन्य कार्रवाई के किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाजिर हो। ये होली सोली न्यायालय का डिस्क्रिशन है। वो ठीक है कि हम एप्लीकेशन देते हैं तो प्रोवोक न्यायालय करता है अपनी इस पावर को, लेकिन यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं इस मामले के लिए कोई एसेंशियल एविडेंस ऐसी है जिसको बुलाया जाना ज़रूरी है या री एग्जामिन करना ज़रूरी है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कोर्ट भी आउट कर सकता है, सोमोटो भी आउट कर सकता है। क्यों अमित? हालांकि सामान्यतः कोर्ट ऐसे पचड़ों में पड़ता नहीं है। मेरे सामने सर एक पड़ता नहीं है सर, लेकिन मोटो तो है ना कोर्ट का न्याय की दृष्टि से। हाँ उसे पावर है पूरी, लग रहा है उसे किसी से एप्लीकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बस वही कराया था, हम्म। विटनेस नहीं था, वो 363 366 का मुकदमा था और उसमें सब लोग जितने भी एक्यूज थे वो तो थे, लेकिन जो मेन एक्यूज था किसी लड़की को लड़का लेके गया, वो लड़की को विटनेस लिस्ट में नहीं थी, लेकिन उसको बुला करके कोर्ट में करा दिया गया क्योंकि वो डिसीजन डिसाइड करने के लिए मस्त था। बिल्कुल बिल्कुल साक्ष्य था। वो पुलिस की चार्जशीट में वो सूची में हो या मत हो, दैट डजंट मैटर। सर बस एक ऐसा ही था, ये मैटर मेरे सामने आया था, एक इंजर्ड था, उसको विटनेस लिस्ट में साइट नहीं किया, कोर्ट ने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जी 311 की एप्लीकेशन दे दो। वकील साहब आप क्या करना चाहोगे, नो ऑब्जेक्शन करना चाहोगे या रिप्लाई देना चाहेंगे? मैं कि जज साहब अलाउ तो आपको करना ही, नो ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो इसलिए वो सुमोटो नहीं लिया उन्होंने, मतलब सेल्फ कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो उसमें एप्लीकेशन मांग ली उन्होंने। जी 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 जी। चलिए 311A बात करता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग। देखिए 311A को जो है जोड़ा गया है कब, 23/6/2006 से प्रभावी है और इसको 2005 का जो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम है उसकी धारा 27 के द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या होता था कि कई बार अंगूठा निशानी या हैंड राइटिंग का मसला कहीं आता था समस्या में, तो यहाँ 311A इसलिए जोड़ा गया। ये कह रहा है कि इफ़ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डायरेक्ट एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन एक्यूज पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग, ही मे मेक एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट and in that case the person to whom the order relates shall be produced or shall attend at the time of the place specified in such order and shall give his specimen signatures or handwriting। और इसकी प्रोविजो कह रही है कि provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding। ये कह रहा 311A कह रहा है कि यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्रवाई के प्रयोजन के लिए नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में वह व्यक्ति जिससे आदेश संबंधित है ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या वहां उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देगा। और इसको प्रोविजो कह रहा है कि परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्रवाई के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो। जी क्या समझे? तो सर जो बंदा अरेस्ट किया गया है वो ही बाउंड है, सेल वर्ड यू जो हो रहा है उसी के लिए हो रहा है। जी, जो अरेस्ट किया जाए वो ही देगा अपना, वो उसी से मांगा जा सकता है। ठीक है। और ये कह रहा है प्रोवाइडेड, तो इसका प्रोविजन तो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन हैज एट सम टाइम बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग। यानी कि उसके लिए कभी ना कभी वो गिरफ्तार किया गया हो
जरूरी नहीं कि उस टाइम वो अभिरक्षा में ही हो। ठीक है सर, वो अरेस्ट कर लिया हो, वो बेल पे हो, हाँ। या पुलिस बेल हो, या शामिल तफ्तीश हो, या फॉर्मल अरेस्ट करके उसको रिलीज किया हो, या अरनेस्ट कुमार करके छोड़ा गया हो, मतलब कुछ भी हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसमें एक सुखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का एक केस है, वो लिख लीजिए। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के संबंध में 311A के संबंध में कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। ये कह रहा है कि इसका भविष्यलक्षी प्रभाव है, भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। तो जो बीत गई बातें उन पर यह धारा लागू नहीं होगी इस केस लॉ के अनुसार। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है सर। हाँ, हालांकि जो ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, प्रोसीजर लॉ जो होता है वो नॉर्मली जो है भूतलक्षी प्रभाव रखता है, लेकिन यहाँ इस धारा के संबंध में मामला गया होगा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ाते, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कह दिया कि इसका जो प्रभाव है वो भूतलक्षी नहीं है, भविष्यलक्षी है। क्लियर है? सवाल और पूछना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल सर, एक सवाल और पूछना चाहूँ थोड़ा सा। जी। सपोज करो टीआईपी के लिए किसी एक्यूज को अरेस्ट किया, टीआईपी के लिए वो मना करता है, स्टेटमेंट देता है कि मैं अपनी टीआईपी नहीं कराना चाहता, और फिर भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देते हैं कि जी आप टीआईपी कराना जरूरी है, और कुछ ये करते हैं कि जी ठीक है उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, कोई जरूरत नहीं टीआईपी कराने की। नहीं, कुछ मामले तो ऐसे हैं कि उनमें अगर टीआईपी आप नहीं कराओगे तो केस का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ एसेंशियल है कि टीआईपी, अब टीआईपी होती कहाँ है? टीआईपी तो वहाँ होती है जहाँ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ हो और जिनको सामने आने पर पहचानने का दावा करता हो गवाह या वादी या एक्यूज, सॉरी जो विक्टिम है, तो ऐसी अवस्था में अगला आदमी हाथ झुला के खड़ा हो जाए कि ना जी मैं तो नहीं कराता। सर, एक लूट का केस था एक्चुअली में, ये सेक्शन 311 का सीजीएम साहब ने मुझसे स्पेशली कहा था, और वो चीज मुझे यहाँ मिली नहीं है, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हरियाणा में एक अमेंडमेंट है 379A, जस्ट लाइक 392, 392 की तरह 379 है, वो स्नैचिंग में जैसे समझ रहा हूँ। उन्होंने अननोन के खिलाफ एफआईआर हुई, एक्यूज अरेस्ट हुआ, तो एक्यूज को फर्स्ट टाइम कवर्ड फीस पेश किया गया कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी टीआईपी नहीं कराना चाहता, तो सीजीएम साहब ने कहा नहीं भाई टीआईपी तो करानी पड़ेगी, वो 311A के तहत मैंडेटरी है। अब वो चीज यहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने वो सवाल पूछा। नहीं, 311A में तो सही मायने में हस्तलेख के विषय में बात हो रही है और अंगूठा निशानी के विषय में बात हो रही है ना? टीआईपी का तो यहाँ कुछ जिक्र नहीं आ रहा है। 311A जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, हो सकता है किसी हाई कोर्ट ने कंसिडर किया हो, कोई रूलिंग आई हो, किसी केस में हरियाणा हाई कोर्ट या जो उसमें कहीं रूलिंग आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ हुआ होगा फिर, या फिर कोई स्टेट अमेंडमेंट हो उनका, ये भी तो हो सकता है ना। सर नहीं, हमारा हरियाणा का कोई स्टेट अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा, जी जी, जनरल रूल में हो सकता है। मैंने ये कहा था कि 311 में आई हैव पावर, मैं ये ऑर्डर कर सकता हूँ कि नहीं आपको टीआईपी करानी ही होगी, अदरवाइज 411 का मजिस्ट्रेट ट्राइबल को सेक्शन रह जाएगा, फिर इसमें बचेगा क्या सेशन टाइम? सही बात है, फिर बचता ही क्या है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गुड नाइट सर।